नमस्कार। आज के सत्र में हम इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के संचालक एवं बाधाओं के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि निर्धारकों को हम तकनीकी एवं गैर तकनीकी भागों में बांट सकते हैं। तकनीकी निर्धारकों में शामिल हैं इंटरनेट, स्मार्टफोन, वेबसाइट। इसके अतिरिक्त सरकारी नीतियां एवं कर व्यवस्था भी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के संचालक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं, जिससे नए विपणन प्रयोगों को भी काफ़ी बल मिला है और सभी मार्केटिंग के नए तरीके इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के लिए एक बड़े संचालक के रूप में उभरे हैं। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के प्रभाव के बारे में। इंटरनेट ने नए प्रवेशकों और मौजूदा खुदरा विक्रेताओं के सामने समान रूप से ऑनलाइन स्टोर को स्थापित करना, लॉन्च करना, पुनः लॉन्च करना और अपडेट करना बहुत ही आसान बना दिया है। लेकिन ई रिटेल में परिवर्तन की गति भी अपने आप में बहुत तीव्र गति से बढ़ी है और उसने नई चुनौतियां रिटेलर्स के सामने रखी हैं। खुदरा विक्रेताओं को प्रलोभन हमेशा अपने बदलते परिदृश्य के अनुकूल होने के लिए एक सामरिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए रहता है। हालांकि एक मजबूत ई रिटेल रणनीति के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, इसलिए विपणन चैनल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विपणन चैनल वह माध्यम है जिसके द्वारा एक संगठन एक उत्पाद के बारे में उपभोक्ता को सूचित करता है और उत्पाद को खरीदने के लिए आवश्यक गतिविधियों की जानकारी देता है और इसके निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचाने और उसके बारे में फीडबैक या राय लेने का काम भी मार्केटिंग चैनलों द्वारा ही किया जाता है। ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण चैनलों में शामिल हैं ईमेल मार्केटिंग, जो ईमेल से संबंधित होती है, पे पर क्लिक और एडवर्ड्स, जब हम एक क्लिक के द्वारा किसी वेबसाइट पर पहुंचते हैं और उसके अनुसार ही हमें विपणन कर देना होता है। इसके साथ बैनर विज्ञापन, प्रिंट विज्ञापन, सामग्री विपणन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ और विश्वास प्रबंधन या ट्रस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल मार्केटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ई कॉमर्स में है और यह एक महत्वपूर्ण मार्केटिंग चैनल के रूप में उभरा है। 67% तक पहुंचाने वाले रूपांतरणों में इसका एक सामान्य प्रतिशत देखा गया है, जो बहुत ही परिवर्तनीय ट्रैफिक प्रदान करता है। यानी कि एक बहुत बड़ा योगदान है जब कोई ग्राहक ईमेल के माध्यम से हमारी वेबसाइट तक पहुंचता है। ग्राहक ईमेल को एक आसान और सुविधाजनक तरीके के रूप में पसंद करता है और इसने विपणन के लिए बड़े ही आसान और सस्ते उपाय दिए हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग प्रयासों में ईमेल एक महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी निभाता है क्योंकि ग्राहक सीधे ईमेल के माध्यम से खरीद सकता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण सीमा ईमेल पते की उपलब्धता है। इसलिए शुरुआत में जब आपके पास कोई ग्राहक नहीं होता है तो आपका ध्यान अन्य चैनलों के निर्माण और फिर एक ईमेल सूची बनाने पे होता है, क्योंकि जब तक आपके पास एक ईमेल सूची नहीं होती है तब तक आप इस चैनल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चैनल है पे पर क्लिक और एडवर्ड्स। पीपीसी और एडवर्ड्स वर्तमान समय की मार्केटिंग के नए तरीके हैं जिनका ऑनलाइन रिटेल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के विकल्प के रूप में भी कार्य करते हैं। विशिष्ट शब्द खोजों के साथ एक विज्ञापन जारी किया जाता है। विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद गूगल जैसा सर्च इंजन इसके लिए पैसा वसूलता है। प्रत्येक क्लिक के लिए एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है। राशि का निर्धारण
इस बात से होता है कि खोज परिणाम पृष्ठ पर विज्ञापन कितना ऊंचा प्रदर्शित होता है। एडवर्ड्स विज्ञापन का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तत्काल ही परिणाम प्रदान करता है। विज्ञापन स्थापित करने के लिए कुछ ही मिनटों के भीतर यह खरीदारी तक इसका परिणाम देता है। इसे गूगल के शब्द खोजों के खोज परिणाम के पहले पृष्ठ पर शीर्ष पर रखा जाएगा। हालांकि इसका नुकसान यह है कि इससे बहुत अधिक धन की आवश्यकता बढ़ती है और अभियानों को नियमित रूप से प्रबंधित किए जाने की ज़रूरत होती है ताकि हमेशा आपके एडवर्ड्स के अनुरूप ही आपका विज्ञापन और आपकी वेबसाइट हमेशा ऊंचे स्तर पर दिखाई दे। इसके कारण एक उच्च बजट इसके लिए हमेशा ज़रूरत में रहता है। तीसरा है बैनर विज्ञापन। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह ग्राफिकल विज्ञापन को दूसरों के स्वामित्व वाली वेबसाइटों पर रखने की अनुमति देता है। विज्ञापन वेबसाइट की आवश्यकता के आधार पर ही अपना प्रारूप और आकार निश्चित करते हैं, जो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। बैनर विज्ञापन का उपयोग करके अपने लक्षित सेगमेंट के साथ ऑनलाइन रिटेल स्टोर की आत्मीयता एवं दृश्यता बढ़ाने का एक बड़ा ही कारगर तरीका है। हालांकि बैनर विज्ञापन के साथ उपयोग करने का नकारात्मक पक्ष यह है कि विज्ञापन आमतौर पर बहुत विघटनकारी होते हैं, क्योंकि यह उपभोक्ता गतिविधि को आकर्षित करता है और जो दर्शक के रवैये को कभी कभी खराब कर सकता है। क्योंकि दर्शक अगर कोई दूसरे कार्य में लिप्त है और एकदम से उसके सामने एक बैनर आ जाता है तो वह दर्शक उससे झुंझला जाता है। फिर भी बैनर विज्ञापन अपने लक्षित उपभोक्ता के लिए एक ऑनलाइन खुदरा स्टोर की सेवाओं के लिए रचनात्मक रूप से विज्ञापित करने का सबसे बड़ा एवं प्रभावी तरीका है। इसके बाद बात करते हैं प्रिंट विज्ञापन की। प्रिंट मीडिया बहुत परंपरागत रूप से ही हमारे विपणन के तरीकों के रूप में रहा है एवं प्रिंट मीडिया इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही खुदरा स्टोर अभी भी अपने विज्ञापन के लिए इसका बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उपयोग करते हैं। कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जहां तक अभी प्रिंट मीडिया को पढ़ना और उसके विज्ञापन को प्रयोग में लाना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन विज्ञापन के लिए विज्ञापन बजट की एक बड़ी राशि निर्धारित की जा रही है, लेकिन पारंपरिक प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन की लागत घट रही है। प्रिंट विज्ञापन को विशिष्ट लक्षित दर्शकों तक पहुंचने का एक अलग ही लाभ होता है जब इसे पत्रिका से जुड़े उद्योगों, निकाय, सरकार आदि को प्रकाशन में रखा जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात करते हैं सामग्री विपणन के बारे में। सामग्री विपणन एक वेबसाइट में सामग्री को प्रचारित करने का अभ्यास है ताकि संबंध विकसित किए जा सकें और जुड़ाव बनाया जा सके। इसके साथ साथ ही विश्वास बनाया जा सके, लक्षित दर्शकों के साथ आत्मीयता एवं अधिकार हासिल किया जा सके। यह एक तुलनात्मक रूप से नया चैनल है जो तेजी से सभी प्रकार के ई-कॉमर्स स्टोर द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। हालांकि यह एक प्रत्यक्ष बिक्री चैनल नहीं है, इसके उपयोग से उद्योग में एक मूल्यवान ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता रखी जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप वेबसाइट पर बहुत अच्छा ट्रैफिक वॉल्यूम पैदा किया जा सकता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अंग जिसके बारे में विशेष रूप से बात करना उचित है वह है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आप सब लोग देखते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में सर्च करते हैं। तो
यह तरीका किसी वेबसाइट को अधिक खुला और दृश्यमान बनाने के लिए उपयोग करने वाली तकनीक है। इसके द्वारा गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन द्वारा इंडेक्सिंग एवं रैंकिंग करने की आवश्यकताओं को बल दिया जाता है। गूगल द्वारा अनुक्रमित और उच्च रैंक होने का अर्थ है कि ई रिटेलर को खोज परिणामों में अधिक दृश्यता मिलेगी। इसके साथ जब आपकी दृश्यता अधिक होगी तो इसका मतलब है कि जब कोई भी ग्राहक किसी सर्च इंजन के द्वारा खोज करेगा तो उसे आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से और ऊंचे स्तर पर उसका प्रस्ताव देखने को मिलेगा, जिससे ग्राहक को आपकी वेबसाइट पर आने के लिए हमेशा से बल मिलेगा। उदाहरण के लिए चलिए गूगल की सहायता से किसी उत्पाद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सर्च करते हैं लेदर शूज़ की। आप देख सकते हैं कि गूगल जो नतीजे हमें देता है उनमें बहुत सारे वेबसाइट और स्टोर्स की जानकारी होती है। जैसे ही मैंने लिखा लेदर शूज़ और क्लिक का बटन दबाया तो लाखों नतीजे मेरे सामने आ जाते हैं, लेकिन इन सब नतीजों में सबसे ऊपर कौन है? क्या सबसे ऊपर अमेजॉन आता है? क्या सबसे ऊपर फ्लिपकार्ट आता है? या सबसे ऊपर मिंत्रा आता है? वह इस चीज़ का द्योतक है कि कितना अच्छे से हमने अपनी वेबसाइट के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अंग है वो है विश्वास प्रबंधन या ट्रस्ट मैनेजमेंट। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे ई व्यवसाय को समय के साथ हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि अगर हम ट्रस्ट या विश्वास की बात करते हैं तो यह किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है एवं इससे ग्राहकों के बीच प्रतिष्ठा का निर्माण हो सकता है। ग्राहक विश्वास हासिल करना कई चीज़ों पर निर्भर करता है और एक ई व्यवसाय इसे हमेशा नियंत्रित करना चाहता है। हालांकि ग्राहक का विश्वास ई व्यवसाय के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छे प्रयास करने चाहिए इस विश्वास को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए, जिसमें वेबसाइट की अपील, उत्पाद या सेवा की पेशकश, ब्रांडिंग, सेवा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की मुहर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट या विश्वास को कई कोणों से देखा जा सकता है, जैसे लेन देन, सूचना सामग्री, उत्पाद, प्रौद्योगिकी और संस्था। और इस ट्रस्ट या विश्वास को मापना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। उपभोक्ता और व्यक्तिगत अनुभव, तीसरे पक्ष के संदर्भ या मुंह के शब्द के आधार पर ऑनलाइन खुदरा विक्रेता पर भरोसा किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी एक विशेष वेबसाइट से कोई उत्पाद खरीदता हूं और बार बार खरीदने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है तो निश्चय रूप से मेरा विश्वास उस वेबसाइट के लिए बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर मेरा कोई दोस्त किसी वेबसाइट से खरीदता है और उसके बारे में बहुत उच्च विचार रखता है तो इसका भी हमारे विश्वास पर फर्क पड़ता है। तो कितनी पारदर्शिता के साथ कोई वेबसाइट अपने मूल्यों को देता है, ऑर्डर की ट्रैकिंग प्रदान करता है और इसके साथ साथ वापसी या पसंद आने पर वापसी करने की प्रक्रिया आदि ऐसी सेवाएं हैं जो किसी ऑनलाइन रिटेलर को अपना भरोसा बढ़ाने के लिए या विश्वास जताने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आज के सत्र में हमने इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के विभिन्न संचालकों के बारे में जानकारी ली, जिसमें तकनीकी एवं गैर तकनीकी तरीकों से संचालन एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय की बढ़ोतरी के बारे में चर्चा की। किसी भी व्यवसाय को अगर हम तेज गति से प्रगति करना चाहते हैं तो इन सभी संचालकों के बारे में उसको जानना चाहिए एवं उसके अनुरूप अपने प्रबंध की रणनीतियां बनानी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन रिटेल के लिए हानिकारक कारकों की। कौन से ऐसे कारण हैं
कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय को हानि हो सकती है। कई ऐसे कारक हैं जो सफलता में योगदान देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो विकास में बाधा डालने का काम करते हैं। इस तरह के मुद्दों को अगर ठीक से संबोधित नहीं किया गया तो ग्राहक ऑनलाइन रिटेल में विश्वास को खो सकते हैं। तो भारत की दृष्टि से अगर हम देखें, इनमें विशेष रूप से जो कारक शामिल हैं उनमें नैतिक मुद्दे, वेब स्पूपिंग, साइबर स्कॉटिंग या डोमेन नेम का अनाधिकृत पंजीकरण, गोपनीयता आक्रमण, ऑनलाइन पायरेसी, ईमेल स्पैमिंग, वेब ट्रैकिंग एवं असंतुष्ट ग्राहक सेवाएं मूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नैतिक मुद्दों की। प्रारंभ में इंटरनेट सेवाएं और जानकारी खोजने का एक साधन थी। फिलहाल ऑनलाइन गतिविधियों में अगर हम बात करें, बैंकिंग, व्यापार और सभी व्यवसाय शामिल हो गए हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं और व्यावसायिक संगठनों दोनों को लाभ प्रदान करने के लिए कोई भी व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग कर रहा है। हालांकि ई कॉमर्स की प्रथा के खिलाफ कई नैतिक मुद्दे उठे हैं, लेकिन विशेष रूप से जो वर्तमान में बात करें तो नैतिकता उन सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो व्यवहार को सही, अच्छे और उचित रूप से परिभाषित करती हैं। नैतिकता का संबंध इस बात से है कि किसी व्यक्ति को नैतिक रूप में कैसा होना चाहिए और एक व्यक्ति वास्तव में कैसे व्यवहार करता है, कैसे उन मूल्यों को निर्धारण होता है जो आंतरिक निर्माण से जुड़े होते हैं। अधिकांश मूल्य नैतिकता द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञापन के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता, हालांकि कुछ का संस्कृति और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ बुनियादी मूल्य, उदाहरण के लिए जिम्मेदारी, भरोसा, सहानुभूति, अच्छी नागरिकता, सम्मान और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें विज्ञापनों की, तो कौन सा विज्ञापन नैतिकता की दृष्टि से सही है या नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि अगर हमारा बच्चा वेबसाइट पे काम कर रहा है तो किस तरह के विज्ञापन उसको दिखाए जा सकते हैं और किस तरह के विज्ञापन उसको दिखाए नहीं जा सकते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला महत्वपूर्ण अंग है वेब स्पूफिंग का। यह ऐसी घटना है जो वैध ऑनलाइन खुदरा स्टोरों के लिए खतरा है। वेब स्पूफिंग को ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए किसी वेबसाइट की नकली वेबसाइट का उपयोग करने में संदर्भित किया जाता है। यह आमतौर पर तब होता है जब एक नकली वेबसाइट को मूल वेबसाइट के ही समान सेट किया जाता है एवं उपयोगकर्ता ऑनलाइन उपभोक्ता के रूप में जब उस वेबसाइट पर जाता है तो उसे एक नकली वेबसाइट के लिए प्रलोभन दिया जाता है। एक बार ऑर्डर करने के बाद उसकी व्यक्तिगत जानकारी, क्रेडिट कार्ड नंबर इत्यादि एकत्रित किए जाते हैं और इस गतिविधियों के लिए और गलत गतिविधियों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमलावर ने स्नैपडील नामक एक वेबसाइट के एल अक्षर के स्थान पर एक नंबर का उपयोग कर दिया है तो एक नकली वेबसाइट तैयार हो गई है जिसको किसी भी उपयोगकर्ता के लिए निश्चित रूप से ढूंढना और सही की परख करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने इस नकली वेबसाइट पर अपना ऑर्डर दिया है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको सामान मिल जाएगा, अपितु आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड या आपके प्रोफाइल से जुड़ी कई अन्य तरह की जानकारी भी आप इस वेबसाइट द्वारा इकट्ठी की जा सकती है। जबकि ग्राहक इसके लिए हमेशा मूल ब्रांड या जो सही वेबसाइट है उसी को जिम्मेवार ठहराएगा। अगली बात करते हैं साइबर स्कॉटिंग या डोमेन नेम का अनाधिकृत पंजीकरण। यह एक ऐसी घटना का
वर्णन करता है, जहां एक फर्म या कोई व्यक्ति किसी लोकप्रिय कंपनी के मौजूदा डोमेन नेम को पंजीकृत कराता है, खरीदता है एवं उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने की कोशिश करता है। एक फर्म या व्यक्ति जो इसमें विशेषज्ञता रखता है उसे साइबर स्कैटर कहा जाता है। यह आमतौर पर ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के लिए किया जाता है ताकि ट्रेडमार्क के मूल मालिकों से मौद्रिक मुआवजे की मांग की जा सके। मौद्रिक मुआवजे को जबरन वसूली के रूप में माना जाता है। यदि अनुरोध की राशि को ठुकराया जाता है तो डोमेन नेम उनसे खरीदने के लक्ष्य के रूप में साइबर स्कैटर उस फर्म या व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बयान देने के लिए ले जाता है एवं उससे संबंधित वेबसाइट पर गलत जानकारियां उपलब्ध कराता है। तो डोमेन नेम जो एक केंद्रीय गैर लाभकारी संगठन द्वारा आवंटित किए जाते हैं, संभावित ट्रेडमार्क उल्लंघन एवं संघर्ष की जांच करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक बहुत बड़ा कानूनी मुद्दा भी बन सकता है और इसके परिणाम स्वरूप कई तरह की मुकदमेबाजी हो सकती है। अतः इसको विशेष रूप से हानियों के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें गोपनीयता आक्रमण की, जिसको हम प्राइवेसी से संबंधित भी कहते हैं, यह उपभोक्ता या ग्राहक वित्तीय या व्यक्तिगत विवरण को अनाधिकृत तरीके से किसी तीसरे पक्ष को दे सकता है एवं बिना ग्राहक की सहमति के उसको एक्सपोज कर सकता है। यह कई तरीके से हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें, अधिकांश वेबसाइटों के लिए उपभोगकर्ताओं को व्यक्तिगत विवरण का अनुरोध किया जाता है एवं उनकी प्रोफाइल बनाई जाती है। विज्ञापन के समय मार्केटिंग लीड के रूप में ये सारे विवरण अन्य संगठनों को बेचे जा सकते हैं तथा आपका यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी जानकारी किसको दी गई, जिससे उसने हमारे ग्राहकों के बारे में बहुत सारी जानकारी, यानी कि वो किस वेबसाइट पर जाते हैं, कैसे उनकी खरीदारी की आते हैं, उनका व्यक्तिगत विवरण क्या है और किस तरह के सामान वो खरीदते हैं, इन सब की एक स्पष्ट जानकारी एक किसी तीसरे पक्ष को मिल सकती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें डिजिटल दूरसंचार के खुले नेटवर्क ऑनलाइन माध्यम की प्रकृति के परिणाम स्वरूप संचार की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब भी हम बात करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, कोई भी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से जाती है तो एक बड़ी चुनौती होती है कि उसका इंटरसेप्शन ना हो। आर्थिक और तकनीकी दोनों बाधाओं के कारण अनाधिकृत घुसपैठिए हमेशा इन सीमाओं को लांघने की कोशिश करते हैं और यह एक बड़ी चुनौती हमारे रिटेलरों एवं ग्राहकों के लिए बनती है। इसके साथ वेब पेजों के माध्यम से फैले शरारती प्रोग्राम, जिनको हम वायरस कहते हैं, कई तरह की फाइलों के रूप में संग्रहित हो जाते हैं और उपभोगकर्ताओं के नाम, पासवर्ड, डेबिट कार्ड नंबर और अन्य जानकारी प्रकट करने में सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि वेबसाइट वेब पेजों की प्रतिक्रियाओं को याद नहीं कर सकती है, कुकीज़ का उपयोग करके ग्राहक उपभोगकर्ता का नाम, पासवर्ड, ऑर्डर आदि की जानकारी पहचान करने के लिए हम इसकी जानकारी रखने के लिए कुकीज़ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम ऑनलाइन पायरेसी की बात करते हैं। ऑनलाइन पायरेसी इलेक्ट्रॉनिक बौद्धिक संपदा के अनाधिकृत कॉपीराइट के रूप में परिभाषित की जा सकती है। उदाहरण के लिए संगीत, किताबें, वीडियो इत्यादि, इन सब को अनाधिकृत रूप से डाउनलोड किया जा सकता है और उनको प्रयोग में लाया जा सकता है। मुफ्त सॉफ्टवेयर बिना किसी आधिकारिक धारणा के आप डाउनलोड करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो इस तरह की बड़ी चुनौतियां किसी भी ई रिटेलर के लिए सामने आती हैं। इसके बाद जो बड़ी हानि के रूप में जिसे हम देखते हैं वो है ईमेल स्पैमिंग। स्पैमिंग को अवांछित
वाणिज्यिक ईमेल के रूप में जाना जाता है। स्पैमिंग इंटरनेट पर पत्राचार या विज्ञापन द्वारा प्रसारित करने के लिए बहुत सारे ईमेल भेजे जाते हैं। एक उपयोगकर्ता जो ईमेल को स्पैम करता है उसे स्पैमर कहा जाता है। ईमेल के प्रसारण का उद्देश्य कपटपूर्ण लेन देन के लिए वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी जैसे खाता संख्या, डेबिट कार्ड नंबर आदि प्राप्त करना होता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार लोगों को ईमेल प्राप्त होती है कि आपकी एक लॉटरी लगी है, उस लॉटरी के लिए आप अपनी खाता संख्या या ये जानकारी हमें प्रदान करें। तो इस तरह की स्पैमिंग अनाधिकृत तरीके से ये जानकारी इकट्ठा करती हैं एवं ऑनलाइन स्टोर, बैंक, संगठनों के लिए अलग अलग तरह की जानकारी एकत्र करके उनका एक दुष्प्रयोग हमारे उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित कर सकती हैं। इसी तरह से एक नई जो प्रणाली अभी सामने आई है जिसे फिशिंग के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक नकली वेबसाइट का निर्माण करके लोगों से इस तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और ईमेल के माध्यम से उन्हें उस नकली वेबसाइट पर ले जाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वेब ट्रैकिंग की। ऑनलाइन रिटेल स्टोर को अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी एवं डेटा की आवश्यकता होती है। यह जानकारी आमतौर पर वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को ट्रैक करने से प्राप्त की जाती है। यह पेज टैगिंग तकनीक या लॉग फाइल विश्लेषण या किसी अन्य तरीके का उपयोग करके विजिटर को ट्रैक करके ये काम किया जाता है। इन सभी प्रयोगों को मूल रूप से हम वेब विश्लेषण या व्यवसाय विश्लेषण के रूप में जानते हैं। इसके लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे सामने और बहुत सारी ऑनलाइन सेवाएं हमारे सम्मुख होती हैं और ये सब ग्राहकों की जानकारी को इकट्ठा करने में सक्षम होते हैं और ऐसी जानकारी को जो ग्राहकों के बारे में इकट्ठा की जाती है कभी भी उसका दुष्प्रयोग किया जाता है और यह हमारे लिए या किसी भी रिटेलर के लिए एक दुष्कर्म के रूप में ग्राहक इसको परिभाषित करते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है असंतुष्ट ग्राहक सेवाएं। हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी व्यवसाय के लिए ग्राहक सेवाएं हमेशा महत्वपूर्ण रहती हैं। यह ऐसा महत्वपूर्ण कारक है, यदि कोई भी ई रिटेल स्टोर सफल होने जा रहा हो और उसके ग्राहक उससे संतुष्ट ना हो तो वह कभी भी अपने इस आंकड़े को, अपनी इस सीमा को नहीं लांघ सकता है। ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन वातावरण में भरोसा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कुशल ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा उन मुद्दों, चुनौतियों और समस्याओं को सामने लाने में सक्षम है जो खुदरा विक्रेता के कभी भी ध्यान में नहीं आती या उसका ध्यान उनसे हट गया है। हालांकि वर्तमान समय में ग्राहक बहुत अधिक मांग करते हैं और बहुत ही थोड़े समय में समस्याओं का हल करना चाहते हैं। इसलिए असंतुष्ट ग्राहक किसी भी डिजिटल मंच पे आपकी कंपनी के बारे में लिख सकते हैं, कंपनी के बारे में पोस्ट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। इसके बाद कई तरह के चैनल लाइक ईमेल, फ़ोन, लाइव चैट इत्यादि का उपयोग हमारे व्यवसायी कर सकते हैं ताकि ग्राहकों के साथ एक अच्छा संवाद स्थापित हो और उनके मुंह से हमेशा सकारात्मक शब्दों का ही चयन हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो माल और सेवा कर, जिसको हम जीएसटी के रूप में भी जानते हैं। हालांकि भारत का माल और सेवा कर राज्य करों के खिलाफ केंद्रीय करों की क्रॉस उपयोग पर एक बड़ी सीमा के रूप में लगाया गया है। परिणाम स्वरूप अनुपालन लागत को कम करके एक रूपता के रूप में इसे परिभाषित किया गया। लेकिन इस नीति का ई कॉमर्स उद्योग पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। सबसे पहले ऑनलाइन मार्केटप्लेस की अवरुद्ध कार्यशैली पूंजी। प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध विक्रेताओं को भुगतान वितरित करते समय ऑनलाइन मार्केट
प्लेस को अब प्रति लेन देन को 2% तक घटाना होता है और स्रोत पर एकत्रित किए गए हुए TCS को GST के रूप में सौंपना पड़ता है, जिसे हम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। दूसरी ओर वापसी और धन वापसी के रूप में जटिलता, यानी कि जब भी कोई ऑनलाइन खरीदार अपने सामान को वापस करता है तो उसकी गणना कैसे हो, क्योंकि GST का जो कर है उसे मासिक रूप से सरकार को जमा कराना पड़ता है और इसके रिटर्न और रिफंड को समायोजित करने के लिए बहुत ज़्यादा किसी भी रिटेलर को काम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जिनका GST का पंजीकरण नहीं है, तो सरकारी नियमों के तहत उन अपंजीकृत रिटेलरों को इन पोर्टलों से हटाया जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी रिटेलर की टर्नओवर बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी नियमों के तहत उसे पंजीकरण से हटाया जा सकता है और उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पूरे विचार विमर्श के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय को अपनी सफलता के लिए विभिन्न संचालकों एवं बाधाओं का बड़े ही ध्यानपूर्वक अनुभव करना होगा एवं अपनी रणनीतियों को निर्धारित करना होगा, ताकि अच्छे से इनका ध्यान रखते हुए सफलता की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद।